नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं सबसे बड़े दंगल में ये सबसे बड़ी टक्कर। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव धर्म के आधार पर बंट गया है? विकास के नाम पर वोट मांगने वाले क्या धर्म के आधार पर अब बांटने की तैयारी में हैं? और क्या यह चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान करने की पूरी पूरी कोशिश है? आज सबसे बड़े दंगल में यही होगा सबसे बड़ा मुद्दा और इसी पर होगी सबसे निर्णायक, सबसे बड़ी और सबसे जोरदार टक्कर। और मेरे साथ आज पैनलिस्ट मौजूद हैं स्टूडियोज में और जनता भी मौजूद है स्टूडियोज में, जो जनता के सवालों का जवाब देंगे। आज तमाम नेता मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं। जयवीर शेरगिल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, मेरे साथ इस बहस में मौजूद हैं नसीर सलीम जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ इस बहस के अंदर मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मेरे साथ इस बहस के अंदर जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्सपर्सन सुधांशु त्रिवेदी। पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी आपसे, विकास का नारा लगाते लगाते हिंदू बनाम मुसलमान ये चुनाव हो गया और विपक्ष इसका पूरा ठीकरा आपकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ता है कि आप ही ने कराया इस चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान। ध्रुवीकरण इस चुनाव का अगर किसी की जिम्मेदारी है तो बीजेपी की जिम्मेदारी है। ये बीएसपी कहती है, एसपी कहती है, कांग्रेस कहती है। तो अमीश जी हकीकत से भी रूबरू हो लीजिए। हमारी पार्टी में कभी भी किसी नेता ने संप्रदाय का नाम नहीं लिया। शुरुआत कहां से हुई? बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधे बोला मुस्लिम समाज अपना वोट बर्बाद ना करे। फिर मुलायम सिंह ने बोला अखिलेश ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। फिर अखिलेश ने उत्तर दिया मैंने मुस्लिमों के लिए ये किया। और कांग्रेस पार्टी का तो कहना ही क्या, यूपीए 1 सरकार में मनमोहन सिंह जी उस समय के प्रधानमंत्री बोल चुके थे मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज ने सीधे संप्रदाय का नाम लेकर उत्तर प्रदेश के चुनावों को जो सांप्रदायिक रंग दिया है और उसके बाद ठीक हम पे फोड़ रहे हैं। सुधांशु जी इतने भोले तो आप भी नहीं है। मैं तो अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री के बयान की बात कर रहा था जिसके ऊपर समूचा विपक्ष एक तरफ हो गया है। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी कह रहे हैं ध्रुवीकरण की कोशिश है, आरोप लगाया जा रहा है। यह भी आपने बड़ी सही बात कही। यानी अगर समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में है कि कब्रिस्तान में हम ये करेंगे और 5 साल में 1300 करोड़ रुपए आपने दिए उसके लिए, खाली कब्रिस्तान की बात करो तो धर्मनिरपेक्षता और कब्रिस्तान और शमशान दोनों की बात कर दो तो सांप्रदायिकता। जी जी, बहुत सुंदर तर्क है। मैं सलीम साहब से जवाब ले लेता हूं। सलीम साहब एक बात बताइए, कब्रिस्तान के मामले पे प्रधानमंत्री ने जो बात बोली उससे आप फंस गए या फिर आपको लगता है कि जवाब नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं फंसे अमित जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए पहली बात यह है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आके शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात करते हैं। जाहिर बात है तीसरा चरण खत्म हो गया है तो शमशान घाट तो दिखेगा ही बीजेपी को। रही बात अब आपके सवाल की, देखिए मुद्दा क्या था 2014-15 में हम लोग ने पैसे निकाल के बजट से, हमने स्टेट बजट से निकाल के हमने कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री वॉल के लिए पैसे खर्च किए। क्यों? क्योंकि लैंड ग्रैबिंग हो रही थी। मेरे पास आंकड़े बताऊं? मैं आंकड़ों पे हमारे पास भी आंकड़े हैं, मगर मैं आपको ये बताऊंगा उद्देश्य क्या था। ये ताकि लैंड ग्रैबिंग ना हो, लैंड माइनिंग ना हो और आपस में मिलजुल के सब सुलझ जाए। अगर कोई इशू भी उठे। नहीं आप सुन लीजिए। दूसरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज की डेट में जब विकास ही आगे चल के पूरी प्रदेश में हम लोग बात कर रहे हैं तो बार बार प्रधानमंत्री जी बार बार इस मुद्दे पे क्यों लेके आते हैं? बार बार अरे विकास चाहिए, यहां पे इतने युवा हैं, आप इनसे पूछिए ये कब धर्म की ये जो भाषा चल रही है धर्म पे, ये कब खत्म होगी? हम तो चाहते हैं कि खत्म हो जाए। अखिलेश जी ये कहते हैं कि युवाओं के लिए नौकरी की बात किया जाए। पर नौकरी के लिए कुछ करते ना। मैं आपको बता दूं आपने करा क्या। नहीं सुनिए अब आप सुनिए, आप नौकरी के लिए कुछ करते ना। मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताता हूं, उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा। देखिए इस बारी के बजट के अंदर यानी 2016 के बजट के अंदर आपने कब्रिस्तान के लिए दिए 400 करोड़, दिए नहीं दिए? और शमशान के लिए दिए 287 करोड़ रुपए, दिए कि नहीं दिए? मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में कितनी है? 19%। हिंदू आबादी कितनी है? 80%। 80% के लिए 287 करोड़ रुपए, 19% के लिए 400 करोड़ रुपए। अब बताइए भाई बाउंड्री के लिए बताइए भाई बाउंड्री के लिए जाहिर बात है ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये हिंदू या मुस्लिम के धर्म से नहीं रखा गया कि हम इतने पैसे और देंगे।
हमने ये बोला कि हमने सड़क बिजली, सुन लीजिए, आपने ये सवाल पूछा कि नौकरी कैसे बढ़ेंगी, हमने सड़क बनवाई, हमने एक्सप्रेसवे बनवाया। दिल्ली मेरठ 90 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे की बात चल रही थी 2014 में, बीजेपी ने उसके बारे में क्या हुआ, वो तो सिर्फ वादे रह गए। हमने तो करके दिखाया जो काम, हमारा काम बोलता है। आप बताइए कौन से काम हमने करके नहीं दिखाया? आपके गायत्री प्रजापति भी बोल रहे हैं, आपके गायत्री प्रजापति भी बोल रहे हैं उत्पादन में यूपी सबसे आगे है जी। मेट्रो हमने करके दिखा दी, एनओसी ये नहीं दे रहे हैं बीजेपी वाले, तो फिर क्या मुद्दा उठा रहे हैं? विकास तो हमने करके दिखाया। अब कह रहे विकास की बात आप कर रहे हैं, दुर्विकरण के कर रहे हैं। बिल्कुल यही सच बात है। सच बात है, जनता को पता, आवाम को पता, आवाम से पूछिए। जवाब ले लेता हूं, फिर मैं ये आवेश में एक बात बोल गए कि मेट्रो हमने करके दिखा दी, एनओसी ये नहीं दे रहे हैं। जब एनओसी नहीं मिली तो करके कैसे दिखा दी? और अगर एनओसी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए। उद्घाटन की बात, हाँ, अब उसी पे आ रहा हूं। मेट्रो का हमें राइट दिखा दीजिए। हाँ, अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मुझे बोले दीजिए। मेट्रो केवल लखनऊ में नहीं, हर बड़े शहर में बनती है। केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय के द्वारा उसकी फंडिंग होती है 80%। और इसीलिए देखिए एनओसी नहीं मिली है, कह रहे हैं फंड मिल गया है, और उसके बाद इन्होंने चला दी है मेट्रो, जो चलती रही है। बताइए मेट्रो लखनऊ में कहां से कहां तक चलेंगे मेट्रो? बताइए, मैं चलने को तैयार हूं। चलिए नहीं सर, देखिए मतलब अभी वो चली रही है जिसका उद्घाटन हो गया। अच्छा, विकास के अलावा आप इस पे आइए। जनता के बाद अब अपना जवाब सेकंड। अब मैं धार्मिक की बात करता हूं। उन्होंने कहा कि वॉल बनानी थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2005 में जो अयोध्या में रामलला जहां पे विराजमान है, वहां पे तिरपाल जो था पुराना पड़ के फट गया था। मुलायम सिंह की सरकार थी, सपा की सरकार ने उसकी मरम्मत नहीं करवाई, न चेंज कराया। पीआईएल दाखिल हुई और उसके बाद उसको चेंज कराया गया। और जुलाई 2005 में जब आतंकवादी हमला हुआ राम जन्मभूमि के ऊपर, उसके बाद उसकी चारों तरफ फेंसिंग कराई गई। भाई ये आपका एक नजरिया एक के बारे में, ये दूसरा नजरिया ये, यानी कब्रिस्तान के चारों तरफ दीवार और रामलला के लिए फटा त्रिपाल। ओके, अरे 17 में जवाब दीजिए ना, 12 साल आपने क्यों नहीं किया था? 12 साल पहले की बात क्यों जिक्र कर रहे हैं? चलिए आज की बात बताता हूं। 2017 भाई ऐसे नहीं बहस होगी भाई, ऐसे नहीं। एक करके अब इनकी बारी, अब मुझे नहीं, पूरी बात तो कर ले दीजिए, बीच में 10 सेकंड एक वाक्य में बताता हूं। अरे भाई, आपके आज के कासगंज के विधानसभा के प्रत्याशी हजरतुल्लाह शेरवानी ने क्या बोला कि अगर हमारी सरकार बनी तो किसी पुलिस वाले में हिम्मत नहीं होगी किसी मुसलमान को छू सके। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, मगर अखिलेश ने क्या किया ये बताइए। जवाब जो नए युवा विकास की बात करते हैं, विकास की मुद्दा है, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, 2017 में यही आप देखिए सवालों के जवाब नहीं, मैं बताता हूं आपको। देखिए इन्होंने ये बताइए, इनके जो कटियार हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने क्या बोला कल, आप बता दीजिए। अगर यूपी की सरकार में, अगर सरकार आएगी यूपी में बीजेपी, तो राम का इशू उठाया जाएगा और राम की मंदिर को कंप्लीट करके बना के दिखाएंगे। ये क्या मुद्दा हुआ, आप बताइए। राम मंदिर का टेंपल बार बार के डिस्कशन में क्यों लाई जाती है हर बार? हम हर मुद्दे पे यही कहते हैं कि विकास की बात करिए, मेट्रो की बात करिए, एम्बुलेंस सर्विस की बात करिए। हमने बोला मुलायम सिंह यादव ने अपना यादव की सभा में खासगांव में बाबरी मस्जिद का मुद्दा बोला। ये बता दीजिए फिर ये बाबरी मस्जिद का उठा रहे हैं। अरे मुलायम सिंह ने उठाया, मुलायम सिंह की कोई मुलायम सिंह आप मेरी ये बताइए। अरे आप बताइए मुलायम सिंह ने बोला कि नहीं? आप बोलिए हाँ नहीं, विकास के बारे में मुलायम ने बोला कि नहीं? मुलायम सिंह को नेता नहीं और आज से 4 महीने पहले मुलायम सिंह मानते, नेता नहीं मानते। ऐसे बहस नहीं होती भाई। ओके, ये सफाई स्टाइल में बहस नहीं हो सकती। जैसे गुंडागर्दी सरकार चला रहे वैसे ही बहस कर रहे हैं। बात ये है कि आज की डेट में विकास का ही मुद्दा उठना चाहिए और समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया है। देखिए सभा में सारे युवा हंस रहे हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि विकास ही चाहते हैं ये नहीं, वो ऐसा मुद्दे पे कुछ नहीं होगा। युवा खड़े होकर नहीं, वो ऐसा विकास चाहते हैं। देखिए अब ये तरीका बहस करने ठीक नहीं है। देखिए बहस को बहस के तरीके से करा जाए। नहीं, वो सारे युवा ऐसा विकास चाहते हैं कि गायत्री प्रजापति ऐसा विकास जो 10 साल पहले बीपीएल होल्डर थे, आज 100 करोड़ के मालिक है 10 साल के अंदर। ऐसा ही विकास समाजवादी पार्टी। ओके जनाब, अब जयवीर शेरगिल को बहस के बारे दीजिए। हालांकि आपका अलायंस है लेकिन आप साथ साथ हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जयवीर शेरगिल, जो कि बहुत देर से मेरी जहन में है। इस चुनाव का डिस्कोर्स राजेंद्र चौधरी कहते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आतंकवादी है। इस चुनाव का डिस्कोर्स आजम खान क्या कुछ कहते हैं, मैं उसमें आना नहीं चाहता। इसके अलावा इस चुनाव का डिस्कोर्स योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं आपको पता है। क्या आपको लगता है
इस चुनाव में विकास पीछे, ध्रुवीकरण आगे। और दूसरी बड़ी बात यह कि जहां अब हिंदू की बात करते हैं वो सांप्रदायिकता है, जहां मुसलमान की बात करते हैं वो सेकुलरिज्म हो जाता है। कि ये भी हो गया है, ये नया सेकुलरिज्म है। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे दूं। बताइए, मुझे पता था पहले आप उसी कर देंगे। क्योंकि माहौल गर्म हो गया है यहाँ काफी। तो देखिए, भाजपा एक हिंदुस्तान के बारे एक बात भूल गई है कि हम सब परिंदे हैं, परिंदों को फिरका परस्ती पसंद है, कभी मंदिर पे जा बैठे और कभी मस्जिद पे जा बैठे। भाजपा ये बात भूल गई। घोषणा पत्र देख लीजिए, नियत और नीति। आज युवा बैठा है, घोषणा पत्र भी बढ़ता है, भाषण भी सुनता है। नियत और नीति से कौन बंटवारा कर रहा है? 21वीं सदी में बैठे हैं जनाब। आज हम उत्तर प्रदेश को विकासिस्तान बनाना चाहते हैं, ये कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। चुनाव रोटी कपड़ा मकान के बारे होता है, ये शमशान की बात करते हैं। हम आज 21वीं सदी युवाओं को इनकी एम्पावरमेंट की बात करते हैं। मैनिफेस्टो में एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम आ जाता है। सुनील भरोला कहते हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड पे लव जिहाद चलेगी। राजेंद्र मैं उस चौधरी के बयान पे भी आई है। मैं आपको अमीर जी कभी गलत को सही नहीं कहता। जवाब बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। पहले तो सभी विकास के नाम पे लड़ रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, सपा कांग्रेस गठबंधन किस आधार पे हुआ? तथा कथित सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए। तो विकास के ऊपर सांप्रदायिकता को मुद्दा किसने बनाया? इन्होंने। इसीलिए 27 साल यूपी बेहाल था और देखते देखते वो बदहाली खुशहाली में नजर आने लगी। सुधांशु जी, उत्तर दूंगा जी। उत्तर ये तरीका अच्छा। 30 सेकंड वो बोले, 30 सेकंड। बिल्कुल। ओके, बताइए क्या है? सुधांशु जी, सत्य यह है कि आप भुखला गई हैं, आपकी पार्टी भुखला गई, आपके पैरों के सरे से जमीन गुजर रही है। उत्तर यह है, विकास की बात करते हैं, भगवान राम के नाम पे प्रचार शुरू करते हैं, शमशान तक पहुंच जाते हैं। सन 1996 से लेके आप मुझसे उम्र, तजुर्बे और हर चीज में आपका बड़े हैं। सन 1996 में राम मंदिर का मुद्दा आपके मैनिफेस्टो में है। आज तक क्या हुआ? भगवान राम का नाम लेते हैं, चुनाव खत्म होता है, खुद रावण रूप कर लेते हैं और समाज के विनाश की तरफ काम शुरू कर देते हैं। तो हमने किया। जवाब। बहुत सही इन्होंने बात कही है। हमारे घोषणा पत्र में 1989 से है, मगर संयोग जानते हैं क्या है? 1989 में आपके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने फैजाबाद से चुनाव की शुरुआत की थी, राम राज्य के नाम से। महात्मा गांधी का पॉलिटिकल विजन था राम राज्य, मगर आप वहां पहुंच गए कि 2007 में राम सेतु पे आपने हलफनामा दिया कोर्ट में कि राम थे ही नहीं। ये होती है राजनीति। जब लगा कि मेरा मतलब बदला तो महात्मा गांधी का राम राज्य छलावा घोषित कर दिया। अब जनता कुछ सवाल पूछना चाहती है, मैं जनता के पास भी चलूंगा, लेकिन उससे पहले रशीदी साहब कुछ कहना चाहते हैं। रशीदी साहब, क्या आपको लगता है इस चुनाव को हिंदू मुसलमान में बांटा गया है और इसको बांटना कितना गलत है? नहीं, एक बात तो देखिए साफ है, ये सब युवा लोग बैठे हैं और मैं समझता हूं कि आज का युवा हिंदुस्तान की राजनीति को अच्छी तरह देख रहा है। जिस पार्टी की बुनियाद ही कम्युनिज्म पर हो, जिस पार्टी की बुनियाद ही एक समुदाय की नफरत पर हो, उस पार्टी से आप कैसे सवाल पूछते हैं कि भाई आपने ध्रुवीकरण कर दिया? उनकी तो बुनियाद ही यही है। मैं 2014 में, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूं आपको, 2014 में प्रधानमंत्री जी से मिला। ये प्रधानमंत्री उस वक्त नहीं थे। पर आप बीएसपी के बारे में बताइए ना। बीएसपी क्या कहती है? मेरी बात सुन लीजिए। बीएसपी क्या कहती है? बीएसपी क्या कहती है? बीएसपी कहती है कि फतवा निकलवाइए। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, सुनना नहीं चाहता, सवाल पूछना चाह रहा हूं। अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात के लिए बैठे। आपके एजेंडे पे नहीं काम करेंगे ना सर। आप मुझे बताइए ना, बीएसपी क्या कहती है? बहुजन समाज पार्टी क्या कहती है? कोई लेना देना नहीं। बहुजन समाज पार्टी क्या कहती है? नहीं, शाही इमाम क्या कहते हैं? शाही इमाम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं शाही इमाम? है कि जिस पार्टी की बुनियादी नफरत हमने मुसलमानों को टिकट दिया है, क्या वो विकास की बात है? मुसलमानों को टिकट देना विकास की बात है और हिंदू को टिकट देना विकास की बात नहीं है। नहीं, अब बताइए ना, जवाब दीजिए। बताइए रशीद साहब। नहीं बताइए, नहीं आप बोलिए ना। बिल्कुल सुनूंगा आपको। आप मुद्दे की बात रखिए ना, मुद्दे की बात रखिए। बताइए। मैं खुद मिला मोदी जी से जी। मोदी जी ने मुझसे पूछा कि भाई मुसलमान हमारे साथ क्यों नहीं आना चाहता। मैंने कहा भाई 3 चीजें आप छोड़ दीजिए। आप बीजेपी जो है मुसलमान के लिए अछूत नहीं है। आप राम मंदिर का मुद्दा छोड़ दीजिए, वो तो बनेगा अपने हिसाब से। आप कॉमन सिविल कोड की बात छोड़ दीजिए, आप दफा 370 पर बात ना कीजिए। तो मोदी जी ने मुझे खुद ये कहा कि हम ये तीनों मुद्दे नहीं छोड़ सकते, हिंदू वोट हमारा चला जाएगा। ये नीति क्या है? नहीं देखिए, अब आप कौन सी मीटिंग को कोट कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी की देखिए नहीं, अब कौन सी मीटिंग को कोट कर रहे हैं? आप मिले थे, नहीं मिले थे, इसकी जानकारी भी नहीं है किसी को। अरे और सुनिए, नहीं देखिए, एक और सुनिए, एक और बात सुनिए। सुधांशु जी बैठे हैं यहाँ, ये तजर्बे में और सियासत में बहुत बड़े हैं, मैं जानता हूं अच्छी तरह। लेकिन आप मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दीजिए
क्या आपकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की नफरत पर ही चल सकती जवाब, है? जवाब, जवाब, क्या जवाब। आप इसको छोड़ नहीं सकते? क्या हिंदुस्तान को अमन चैन से जीने नहीं देना चाहते? आपने क्या बीएसपी के सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे उसमें बीएसपी को आपने मत बोलिए। उसमें आपने छोड़ दीजिए। लपागोल कर दिया पूरा। आज पार्टी उसमें बड़ी है, लपागोल कर दिया। आज पार्टी बड़ी आरोप है, दूसरे पर लगाइए, आज पार्टी अपने बड़ी सवाल है। का जवाब ना आज दे, मुल्क का वज़ीर अपने आज़म सवाल का BJP जवाब ना देना, आज BJP का आरोप वज़ीर दूसरे का आज़म है। लगाना, ये आप लोगों की BJP भी का आदत हो वज़ीर गई है आज़म क्या? है। मुल्क इनके हाथों में है। ओके, जवाब, ये जवाब। मुल्क को ले जाएंगे जिधर ले जाएंगे। ओके, ओके। BSP नहीं ले जाएगी। रशीदी साहब गलत जवाब। ये कर रहे हैं। ओके, ओके। सुधांशु बस त्रिवेदी। एक फैक्ट बताऊंगा, वो बहुजन समाज पार्टी है जिसकी की शुरुआत इस नारे पे हुई मेरी थी, बात का जवाब तिलक दीजिए। तराजू तलवार इनको मारो जूते चार। रशीदी साहब, वो रशीदी साहब, कह रहे हैं सौहार्द की बात आप करो। बात सुनिए। अब वो कहते हैं सौहार्द की बात करो, और रही बात हम करना चाहते हैं हिंदू और मुसलमान की बात, तो मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी, आप सब लोग बढ़ चढ़ के बोल रहे थे 2013 में। सच्चर कमेटी कहती है कि मुसलमानों की यह हालात इतनी बुरी थी कि कुछ मामलों में दलितों से बुरी थी, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था 2013 में? 68 साल में 6 साल शासन करने वाली भाजपा और 62 साल शासन करने वाले आप लोग। 62 साल में आप लोगों ने इस हालात में पहुंचाया। और दूसरा अब भाई आप बोल रहे थे मैं बोल रहा था क्या? कुछ नहीं दिया। आप बोल रहे थे तब मैं बोल रहा था कि आप जो उनसे कह रहे हैं वही आप अपने पे लागू करिए ना। अब 30 सेकंड का बोलना दीजिए। तो आप भी बोल नहीं, रहे हैं। रशीदी साहब, रशीदी साहब। नहीं, नहीं, देखिए मौलाना रशीदी, आप इंटरव्यू नहीं करेंगे, बोले दीजिए। 30 सेकंड आप बोलेंगे। इसके बीच में एक बड़ा बयान मैं अभी बताने वाला हूं आप लोग। हमारी सरकार आने से पहले जी। विकास की दर कम और महंगाई की दर ज्यादा थी। आज महंगाई की दर कम और विकास की दर आगे, इसमें कहीं कोई आप तो ₹2 फर्क नहीं। ओके, बड़ा झूठ है, अब जनता की बात चलता बड़ी आंकड़ा है। अब जनता की बात चलता हूं मैं। और दूसरी बात, जी, जी। नहीं, देखिए सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात नहीं आज जाएगी। है या पहले था, ये युवा बताइए। ओके, रशीदी साहब, ओके, 10 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी। देखिए एक आप मजेदार बात देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में ना हम सत्ताधारी दल है ना विपक्षी दल, मगर सबके निशाने पे हम हैं। इसका मतलब ये बीजेपी बनाम शेष की लड़ाई है। अब बीजेपी सेंटर में है। मैं पब्लिक का रुख करता हूं, लेकिन इसी बीच एक बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ क्या कह गए? योगी आदित्यनाथ कह गए कि अखिलेश यादव की सरकार विकास का सारा पैसा कब्रिस्तानों पे खर्च कर रही है। बताइए। कब्रिस्तानों पे खर्च कर रही है। जवाब इसका। बिल्कुल सरासर झूठ, और अच्छा। इसमें कोई सबूत नहीं है, और ये सब बेकार की बातें। 3600 करोड़ का बजट आता है यूपी का। प्लीज उनको बोलिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके बोलें, बयानबाजी करें। ये जुमलेबाजी से लोग परेशान हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए मुद्दा हर बार विकास का। सुधांशु जी ने बहुत बड़ा एक अभी बयान दिया, वो ये कह रहे, देखिए 2012 से पहले आप देख लीजिए और 2014 से देख लीजिए, एक इंडिया की इकोनॉमी 7.5% पे चल रही थी। नोटबंदी के बाद क्या पोजीशन आ गई आप बता दीजिए सबको। 6.5% पे आ गई, रुक गई आके, और गिरने वाली है। तो कौन से विकास की बात कर रहे हैं? और ये बता दीजिए, एक सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए। चुनाव उत्तर प्रदेश का है या देश का है? नहीं, चुनाव कहाँ का है? चुनाव किसका है? नहीं, चुनाव कहाँ का है? देश का कि उत्तर प्रदेश का? बड़े प्रदेश का है, बताइए। जिसका असर पूरे देश पे पड़ेगा, और विकास हम करके दिखाएंगे यहाँ पे। और आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश से ही आगे गाड़ी निकलेगी। सारे प्रधानमंत्री निकलते हैं, आखिर में मोदी जी भी मॉडल अपना गुजरात को छोड़ के यूपी में आए, वाराणसी में गए। क्यों है? आप बता दीजिए। अब आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं। अब सुधांशु मुझसे नाइंसाफी नाइंसाफी बिल्कुल नहीं हो रही है। अरे भाई आप दो है, 1+1 है। आज भी मैं कांग्रेस हूं और ये सपा है 1+1 है भैया। देखिए मैं इतनी बात करना चाहता हूं। जी। बहुत बहस हो रही है धर्म जाति में उत्तर प्रदेश का विकास हार रहा है, और आज माहौल ये बन गया है कि भाजपा ने 5 साल तो जिस गठबंधन के साथ आप हैं उसी की सरकार थी। आपने नारा दिया था 27 साल यूपी बिहार, -5 साल अब आपने पीछे से कर दिया। अब उसका भी उत्तर दे देता हूं जी। माहौल ये बन गया है कि आज बिजली को भी धर्म के रंग में रंग दिया है। अच्छा, मुरादाबाद की आरईसी की रिपोर्ट क्या कहती है कि धार्मिक आधार पर तार जोड़े गए थे, नहीं जोड़े गए थे? राजीव शर्मा की रिपोर्ट क्या कहती है? अमीश जी बताइए, आप ही बता दीजिए। मंच पे खड़े होते हैं, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री इस देश के कहते हैं मुझे उत्तर प्रदेश गोद ले या गोद लिया। वाराणसी ने आपको तो गोद ले लिया जनाब, आपने उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर दिया। 2.5 साल हो गए हैं, 70 से ज्यादा एमपी हैं। 1 मिनट, एफआरपी फिक्स रेम्यूनरेटिव प्राइस सुधांशु जी जानते हैं कितनी बड़ी, 10 रुपए। दूसरी बात कहता हूं, आते ही भूमि अधिग्रहण कानून ले आया, उनकी जमीन छेड़ने की बात हो गई। आज फिर से बात है कि इस देश का दुर्भाग्य है जब मुद्दे नहीं होते तो धर्म और जाति का सहारा लिया जाता है। जी जी जी, मुद्दे की बात देखिए, पिछले 15 साल में 14 साल में 9.5 साल सपा की सरकार रही है और कह रहे विकास करके दिखाएंगे।
कर दिया। और अब एक बात, अब देखिए कर दिया पे आ गए, अभी कह रहे थे दिखाएंगे। अब आप देखिए पिछले 10 साल जब सपा की और जब इनकी सरकार थी केंद्र में यूपीए की, तो सपा बसपा दोनों ने लिखित समर्थन दिया हुआ था केंद्र में कांग्रेस की सरकार को, तो मिलकर सरकार पहले भी चला रहे थे। तो ऐसा नहीं कि आज ये पहली बार मिले हैं, ये हमेशा मिलजुल कर चलाते रहे। जब तो अभी उत्तर प्रदेश में जो भी आजादी है। मैं सीधा रुख करता हूं जनता का सवाल है। ये एआईएमएम के उन्होंने बोला था ओवैसी सर ने एक बड़े मंच पे कि हम प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, तो क्या उनका ये कहना सही है कि हम प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे? रशीदी साहब जवाब। ये बयान उनका निहायत अफसोसनाक है, अफसोसनाक कह रहा हूं मैं। और असदुद्दीन अवैसी भी इन्हीं का प्रोडक्ट है, वो इन्हीं का प्रोडक्ट है। वो मुसलमान के वोट को बांटने के लिए इन्हीं का प्रोडक्ट है भाई, पब्लिक का प्रोडक्ट है। वो मुसलमान के वोट को बांटने के लिए उन्होंने देश का प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने मना करा कि नहीं वो निर्णय नहीं बहुत अफसोसनाक। ये पब्लिक का सवाल है। मोदी मेरा प्रधानमंत्री है, मोदी तमाम मुसलमानों का प्रधानमंत्री है, कौन मना कर सकता है उसको? लेकिन ये प्रोडक्ट इनका है। ये बताइए सर संबित पात्रा इसका विरोध किया था। संबित पात्रा जी ने बोला था कि आपको देश का प्रधानमंत्री बोलना होगा, उन्होंने विरोध किया था। मैं बोल रहा हूँ, मैं जवाब दे लूं इसका। उन्होंने गलत बोला है। सुधांशु त्रिवेदी आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अपने फैक्ट को दुरुस्त कर लीजिए। आंध्र प्रदेश में एमआईएम का कांग्रेस से गठबंधन था, अकबरुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के समर्थन से मिले बने, और मैंने आप बनाते एमपी, आप बनाते प्रोडक्ट दूसरा। अरे इतनी तो गलत बयानी मत करिए। देखिए पब्लिक का सवाल है, क्या सवाल है आपको बताइए। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है। आप विकास की बात करते हो, आपका नारा भी है कि विकास किया है। जब आपको इतना काम बोलता है, हाँ, काम बोलता है, पब्लिक को तो बोलने दे, पब्लिक को तो बोलने दे, इसी ने वोट डालना है, इसी ने वोट डालना है आप लोगों को। आप पूरी बात को सुनिए। आप बोलते हो ना कि काम बोलता है। जब आपको इतना भरोसा था अपने ऊपर कि काम किया हो, आपको जनता आपका साथ देगी, फिर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किए? देखिए, आप गठबंधन उनसे करेंगे जिसपे आपका एक विजन मिलता है। हमारा विजन युवा नेता है, दोनों युवा नेता हैं, और उस पे हमने ये विषय रखा है कि भैया जितना डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसकी स्पीड और तेज करके आगे 2017 यूपी को और बढ़ाएं, यही हमारा मुद्दा था और कुछ नहीं है। हमारा मुद्दा यही था। अलायंस बीजेपी से भी कर सकते थे या कोई और पार्टी से भी कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। इसका जवाब मैं दे दूं, मैं जवाब दे दूं, क्योंकि बीजेपी वादे करता है और काम नहीं करता है। हम वादे करते हैं और काम बोलता है और दिखता भी है। 2012 काम करा, ऐसे 2012 में काम करा। सुन लीजिए 2012 में हमारा मैनिफेस्टो क्या था? एक्सप्रेसवे था, मेट्रोस थे। इनका 2014 में क्या था? दिल्ली से मेरठ सिर्फ 90 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे की बात हो रही थी। जनाब कहां गया वो? तो जुमलेबाजी और विकास की बातों में गुम हो गया। कहां गया वो? आप बता दीजिए। क्या सवाल है आपका, बताइए। जी, मेरा सवाल है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। उन्होंने अच्छी तरीके से बताया कि मेरा काम बोलता है। सही बात है, उनका काम बोलता है। तो आपको यह भी पता होगा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेप यूपी में ही होता है। देखिए आपने गलत, देखिए उदाहरण तो आपने गलत दे दिया अब अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लोग आपको गुमराह करके रख रहे हैं। मैं बताता हूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट थी अमित जी, 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से बलात्कार का इशू बड़ा नेगेटिव इशू है। सुप्रीम कोर्ट को तो मानते हैं ना? सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को तो आप मानते हैं ना? 2015 सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला गायत्री प्रजापति के केस में? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला गायत्री प्रजापति के केस में, जिसका प्रचार अखिलेश यादव करने गए थे? क्या नहीं क्या बोला? नहीं वो मुद्दा नहीं, इनका मुद्दा बिल्कुल। आप सवाल का जवाब दीजिए, भटकिए मत, सवाल का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमित जी जो आएगा वो सबके सामने आएगा। नहीं, क्या बोला? एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बोला, नहीं बोला? और एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बोला, नहीं बोला? अखिलेश यादव क्यों प्रचार करने गए? अगर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए तो गायत्री प्रजापति का, उत्तर प्रदेश के अगर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए तो गायत्री प्रजापति का 100 जोड़ दिया। प्रचार क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव? 2015 एनसीआरबी की रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। अरे जनाब, आप कहां मध्य प्रदेश उलझे पड़े हैं? अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव बात करना है, क्योंकि गलत एग्जांपल दिया। सपा प्रवक्ता महोदय, आप उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा का क्या हालचाल बताएंगे? बेसिक एजुकेशन में जितना हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले हैं, या? आप उसका आंकड़ों से बताइए ना, मैं आपको बताऊंगा जवाब। आपने लैपटॉप बांट दी, लैपटॉप की क्या जरूरत है? क्या आपने लैपटॉप का तो ये बता दीजिए लैपटॉप से फायदा नहीं हुआ लोगों क्या का? फायदा हुआ? सिर्फ वीडियो देख ले, गेम देख ले, गेम खेल लेगा। लैपटॉप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी पूरी भारत का सबसे ज्यादा परिणाम उसी में आता है। आपने एजुकेशन रखा कहाँ है? कंप्यूटर का है एजुकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे आगे है। लैपटॉप हमने उसी को दिया। और लैपटॉप से पूरी मैं देखिए अभी पब्लिक प्रचार रही है।
एक सेकंड, अब एक सेकंड, क्या किससे सवाल? अच्छा, और आपका जवाब मैं दूंगा आपको। नहीं, बीजेपी से सवाल, एक बताइए क्या सवाल है? नहीं, एक बीजेपी से क्या सवाल है? सर बीएसपी में एक नेता थे केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी में, बीएसपी में। अच्छा। वो बीजेपी में अब चले गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य। जी जी, सॉरी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उन पे 15 केस पेंडिंग थे जो बीजेपी में आ गए। क्या बीजेपी एक ऐसी गंगा है जिसमें कोई भी जाकर धुल सकता है? जवाब पब्लिक का। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं, देखिए किसी भी प्रकार के जो आपराधिक मुकदमे होते हैं, हम किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करते, परंतु आपको भी यह बात समझनी पड़ेगी कि आपराधिक मुकदमा अपराध और राजनीति प्रेरित आपराधिक मुकदमे में अंतर है। जैसे अब आप कहेंगे साहब केस तो अडवाणी जी और जोशी जी के खिलाफ भी लगा रखा था, क्या आप कहेंगे वो और शहाबुद्दीन का केस बराबर है? इसलिए उसके आप डिटेल में जाइए तो उसका उत्तर मिलेगा। दूसरा, एक मिनट भाई, अब मुझे बोलने दीजिए यार इतनी देर के बाद। और दूसरी बात क्या होती है, अपराध को संरक्षण कैसा, जैसा भी देखिए बलात्कार की बात कर रहे थे, आंकड़ों पे जो आपका मन हो आप अपना विचार रखिए, हम अपना विचार रखते हैं। मगर एक तरफ आपके समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो कहते हैं बलात्कार पर कि लड़कों से गलती हो जाती है, और दूसरी तरफ आजम खान जब बलात्कार का राजनीतिकरण करते, कोर्ट ने कहा किंतु परंतु नहीं, माफी मांगनी पड़ेगी, और अनकंडीशनल माफी मांगी आजम खान ने। ये जावेद शेरगिल गायत्री प्रजापति के बचाव में आना चाहते हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? पहले तो बात उनका बचाव नहीं करूंगा, इनका। सुधांशु जी, अच्छा लग रहा है बलात्कार के ऊपर इतनी टिप्पणी दे रहे हैं। राजस्थान की पूरी पुलिस आपके केंद्रीय मंत्री को बलात्कार के आरोप में ढूंढ रही थी, और वो संसद में बैठ के तालियां बजा रहे थे और मजे ले रहे थे। तो बलात्कार के मारे मत बोलिए। और दूसरा, अब आप प्रजापति जी की, मैं देश का युवा हूं, हमने कहा है कांग्रेस पार्टी में सुबह भी कह चुका हूं। गायत्री प्रजापति तो आपके भी कैंडिडेट हैं। अब नहीं, आपके कैंडिडेट हैं। सुनिए, आप बताइए मुलायम के बयान के समर्थन में नहीं, गांधी के दर से, गांधी परिवार के दर से यादव जी को उनको टिकट जब भी नहीं देनी चाहिए थी। मैं आज आपके मंच पे कहता हूं, बड़ी बात बोल रहे हैं, मैं आपके मंच पे कहता हूं। एक मिनट, गायत्री प्रजापति सपा और कांग्रेस कैंडिडेट भी तो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। हाँ, वहां तो हमारे कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट, समझौता जरूर हुआ है, पर जब तक कानून और कानूनी व्यवस्था का सवाल है उस पर हम समझौता नहीं करेंगे। और हमने अमित जी, आज मैं हिम्मत रखता हूं, मैंने बोल दिया, सुधांशु जी बोल दे, जो योगी आदित्यनाथ और सुनील भरोला प्रवचन देते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनेंगे, लव जिहाद होगा, वो गलत है। जब मैंने हिम्मत रखी है, ये बोला, बिल्कुल बोले हिम्मत रखिए। क्या सवाल है मैडम आपका? मेरा सवाल सपा से है। जब इलेक्शन का समय आता है, कांग्रेस भी मुस्लिम भाई बहन करने लगती है, सारे मुस्लिम वाले हो जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि एक हिंदू आज पढ़ा लिखा है, आज भी मुसलमान औरतें शिक्षा नहीं पाती हैं। 80% हमारे देश में शिक्षा नहीं है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। दूसरी बात हम करते हैं, मुसलमान के क्यों इतने लेते हैं कि उनके 8-8 बच्चे होते हैं, ज्यादा वोट पड़ेंगे। हम हिंदुओं के नहीं पड़ेंगे तो सारे मुसलमान करते हैं। और हम बात कर रहे हैं, हम देश चला रहे हैं, हम देश सुधार रहे हैं। अरे बंद करो ये राजनीति, बंद करो ये राजनीति। देश जा रहा है, कुछ करो, भारत वापस लाओ। हम युवा कहते हैं भारत वापस लाओ, एजुकेशन वापस लाओ, एजुकेशन वापस लाओ। ये है आज का युवा। देखिए, दो बड़ी बातें निकल गई। इस बच्ची ने कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये पब्लिक का पंच है, मैं चाहता हूं इसमें आप इधर उधर की बात मत करें। बताइए, बिल्कुल दूसरे पे आओ, अपना सवाल का जवाब। ईमानदार बन जाइए, देश को ईमानदारी की जरूरत है। कांग्रेस और सपा हटाइए। ईमानदारी के तौर से बात करेंगे। सुन लीजिए, देखिए आपने बलात्कार का इशू उठाया, आपने कहा विमेन सेफ्टी का एक बहुत बड़ा समस्या है। देखिए, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, ये पूरे नेशनल, ये पूरा इंडिया में ये मुश्किल है कि क्राइम को कैसे कम किया जाए, और स्पेशली आप महिलाओं के लिए। मैं बिल्कुल इससे वाकिफ हूं। देखिए, हमने क्या किया, अखिलेश जी ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि भाई इसका क्या, कुछ एजेंसीज ऐसी होती हैं जहां पे कार्रवाई इमीडिएटली नहीं हो पाती है। तो हमने क्या किया, हमने यूपी 100 जोड़ दिया। आप में से कोई भी अगर खुदा ना करे कभी जरूरत पड़े, यूपी 100 पे फोन करके देख लीजिए, आपका बयान रिकॉर्ड हो जाता है जो आप बोल रहे हैं। तो हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको जोड़ दिया। फिर हमने महिलाओं के लिए क्या किया, 1090 वुमेन ऐप लगा दिया। पूरे देश में कोई भी प्रदेश यूपी के अलावा छोड़ के, अमित जी आप बता दीजिए और किसी ने ऐसा काम किया हो। आप लोग इसका प्रयास, इसको इस्तेमाल करिए अपने बेनिफिट के लिए। हमने देखिए, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो फिर ओके। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब राम मंदिर का जो भी प्रश्न, राम मंदिर का प्रश्न हमसे था, जी, उसका मैं बिल्कुल तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। मुसलमान वाला तो आप मुसलमान वाला तो
आपसे था रशीदी साहब, मुसलमान वाला तो आपसे था। राम मंदिर में बताता हूं, पहली बात आप लोग समझिए, राम का मुद्दा सांप्रदायिक कैसे भाई? मैं उदाहरण देता हूं। अभी 3 महीने पहले थाईलैंड के किंग की डेथ हुई, क्या नाम था उसका? भूमिबल अतुल तेज किंग रामा द 9th, बुद्धिस्ट कंट्री है। साउथ कोरिया क्रिश्चियन है, वहां का राजवंश मानता है कि हम राम से कनेक्टेड। इंडोनेशिया वर्ल्ड का बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री, वहां नेशनल चैनल पे एवरी डे रामायण दिखाई जाती है। उनके लिए राम सांप्रदायिक नहीं है, हमारे लिए सांप्रदायिक है। और आलम क्या था याद करिए आप। अरे भाई मुझे बोलने दीजिए भाई, अब मुझे अब ये तरीका नहीं ठीक है मान्यवर, मुझे बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे हस्तक्षेप नहीं करा था, हम कहते हैं ये तरीका ठीक नहीं है मान्यवर, चुप रहिए। हम कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। अरे भाई आप अब सुनिए, उसका जवाब देता हूं। अरे भाई अब हमें बोलने दीजिए। अब देखिए क्या होता था, हिंदुस्तान चलने। अरे भाई अभी सुनिए, आप सबने ट्रिपल तलाक का मुद्दा सुना होगा। हिंदुस्तान जब शाहबानो केस आया 1986 में, तो एक मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 120 रुपया मुआवजा देना। अरे बात सुनने दीजिए भाई, ये कोई तरीका नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूं उसका, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। आपने कहा 120 रुपया मुआवजा नहीं मिलेगा, चूंकि हम धार्मिक मामले में इतना भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पार्लियामेंट में लाके पलट देंगे। अरे जवाब दे रहा हूं, ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या देखिए रशीदी साहब, आपको बोलेंगे ना। मैं इनके साथ हूँ, राम मंदिर बनाओ। कब बना रहे हैं बताइए? अरे मैं जवाब दे रहा हूं, बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं, होकर आपके साथ हूँ, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। कब बना रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं। अरे भाई मैं इनको जवाब दे रहा हूं, ये तरीका क्या भाई? राम मंदिर आपके साथ हूँ। ओके सबसे पहले ईट पर कौन दिया में? सबसे पहले ईट नहीं देखिए रशीदी साहब देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है बहस का, ये बहस का तरीका ठीक नहीं है रशीदी साहब। नहीं रशीदी साहब, ये बहस का तरीका ठीक नहीं है। देखिए आप 40 सेकंड की बात अपनी रखेगा, आपकी बात मैं हिंदुस्तान को ठग रहे हैं आप राम का नाम लेके। नहीं देखिए ये तरीका ठीक है। ओके ठग रहे हैं आप हिंदुस्तान को राम का नाम। क्या तरीका है भाई? भाई बताइए, ये किसके प्रतिनिधि है डिबेट में? ये मुझे इस्लाम के जानकार है, ये मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि है। ये मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि किसने आपको अधिकृत किया राम मंदिर बनाने को? चलिए तो आप ये बात कहिए, आपको किसने किया है? रखूंगा आपने क्या देखिए भाई ये आप कैसे देखिए मौलाना रशीदी, मौलाना रशीदी आपकी राजनीति खत्म। मौलाना रशीदी ये तरीका ठीक नहीं। मौलाना रशीदी ये तरीका ठीक नहीं। राम मंदिर के लिए क्या बोला था काशी राम ने? छोड़िए बस, छोड़िए बस, मौलाना रशीदी, मौलाना रशीदी आप देखिए नॉन स्टॉप बोलेंगे तो तरीका ठीक नहीं है। एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये चुनाव क्या ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहा है। जिस विषय पे जवाब दे रहा था, अपना जवाब पूरा करना जी चाहूंगा। बताइए क्या मैं एक बात कह रहा था कि यदि एक मामले में गवर्नमेंट का यह स्टैंड रहता है कि हम धार्मिक मामले में रत्ती भर भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे 120 रुपया मुआवजा किसी औरत को मिलना हो नहीं मिलना हो, ठीक है हम मानते हैं। दूसरी तरफ दूसरा मामला आएगा तो कहेगी गवर्नमेंट, कांग्रेसी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, दूसरे में तो भगवान कहां पैदा हुए ये भी कोर्ट तय करेगा। गजब है साहब, एक में तो हम इतना भी हस्तक्षेप नहीं, दूसरे में चलिए वो भी हमने मान लिया। कोर्ट ने क्या कहा? विवादित ढांचा। इन सब ने क्या कहा? बाबरी मस्जिद, कोर्ट का सम्मान नहीं किया। 2010 30 सितंबर को लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है कि केंद्रीय गुंबद के नीचे का जो गर्भगृह है और राम जन्मभूमि है, इस पर तीनों जज सहमत थे, केवल 1/3 2/3 के मालिकाना हक का मामला सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी मानने को तैयार नहीं। अरे भाई कोर्ट का कुछ तो सम्मान करिए, और ना आप धर्मनिरपेक्षता का सम्मान करते हैं, ना कोर्ट का, ना संवैधानिक व्यवस्था का, और आरोप लगाते हैं हम पे। ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात। जी मैं जयवीर शेरगिल नहीं देखिए जयवीर शेरगिल की बात आने दीजिए, उनको वो जवाब देना चाहते हैं। नहीं आप देखिए बीच में मत इंटरवीन करिएगा। मैं सीधा रुख करता हूं जयवीर शेरगिल का। जयवीर शेरगिल, अगर कोई हिंदू की बात करता है तो वो सांप्रदायिक, लेकिन मुस्लिम की बात करता है तो सेकुलर। क्या ये डिस्कोर्स है? पहले तो नहीं, ये बता, जवाब दीजिए। मैं जवाब ही बताइए। पहले तो मुझे लग रहा है आज ये डिबेट देख के भगवान राम भी उतने दुखी हो रहे होंगे और अल्लाह भी उतने दुखी हो रहे होंगे। बात ये है कि आज आपकी डिबेट में अमीर जी एक बार पहले भी बैठा था, आपको याद होगा जब सपा में आज 38 मिनट हो गए हैं इस डिबेट। अल्लाह को लेके कमेंट मत करिएगा, समस्या में फंस जाएगा। एक मिनट देखिए सुधांशु जी, मैंने आपको टोका नहीं। मैं ये कह रहा हूं सड़क बनेगी, किसानों को धान मिलेगा,
अगर सब मिलजुल के मिल रहेंगे तो भगवान राम भी खुश रहेंगे और अल्लाह। अगर आप सही से अपना धर्म निभाना चाहते हैं, युवाओं की तरफ काम कीजिए और सब बराबरी का सवाल। अगर राजनीति में सेक्युलरिज्म वन साइडेड है? बिल्कुल नहीं है। इसको राजनेता और राजनीतिक मंचों पर उठ के इसको ये बनाया जाता है। जब एक तरफ से ये जवाब उठता है, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा विकास का अंतिम संस्कार हो गया है कब्रिस्तान और शमशान में, ये माने? भाजपा ने तो अंतिम संस्कार भी कर दिया, शमशान भी कर दिया, विसर्जन भी कर दिया, पर कांग्रेस उसको इतनी जल्दी मरने नहीं देगी और जिंदा रखेगी। नहीं, पर वन साइडेड क्यों है? सेक्युलरिज्म वन साइडेड क्यों है? बिल्कुल वन साइडेड नहीं है। जैसे नहीं है सेक्युलरिज्म। अगर नहीं, अगर आप हिंदू की बात करें तो आप कॉम्युनल, अगर आप मुसलमान की बात करें तो सेकुलर। क्या ये डिवाइड नहीं है? अगर आप हिंदू और मुसलमान की बात एक सांस में करें, बिल्कुल नहीं। अगर कल को योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ट्रंप वाला ऑर्डर इस देश में भी लगना चाहिए, जैसे वहां मुसलमानों के करे, अब यहाँ दूसरा, और गलत को गलत कीजिए सुधांशु जी। मैंने माना है इनके शो पे कि प्रजापति वाली बात ठीक नहीं है, आप भी मानिए युवा बैठी योगी आदित्यनाथ की बात ठीक नहीं है। मुझे लगता है राजनीति का स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। क्या आपको लगता है आपको मानना चाहिए जो बात योगी आदित्यनाथ के बारे में बोल रहे हैं? जो बात कही, अरे भाई ट्रंप के ऑर्डर की अगर कोई बात कह दी योगी आदित्यनाथ ने, तो उन देशों के बारे में तो आतंकवाद के आधार पे था। आपने क्यों उसको मुस्लिम से जोड़ा? क्या अगर उन्होंने कहा सीरिया, इराक, ईरान, नाम लिया, तो उन्होंने नाम लिया, मुसलमानों को निकाल देना। जी नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। जितने प्रोफेसर हैं वो मैं जानता हूं, आपने उसको राजनीतिक रोटियां टेकते हैं, वो भी मैं जानता हूं। लगा यार ये क्या तरीका? देखिए क्या तरीका, मुझे बोलने नहीं देते आप लोग। फिर मौलाना साहब रुकिए, अब मैं जवाब देता हूं। भारत के राजनीतिक इतिहास में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम धर्म के अनुसार शासन चलाएंगे, तो 1988 मिजोरम विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने लिखा कि अगर हमें शासन में आने का मौका मिला तो कैथोलिक मान्यताओं के अनुसार शासन चलाएंगे। इससे बड़ा धर्मनिरपेक्षता का मजाक नहीं हो सकता। 2017 में आपने लिख दिया, 2017 में आपने लिख दिया, राम मंदिर लिखा, आपने जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी से सरकार बनाई और आपने वो किया। आप कहते हैं कि हम जिहाद के नाम पर धर्म को बांटेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या बयान दिया? क्या कहा? उत्तर प्रदेश में विकास का मुद्दा नहीं चलेगा, केवल विकास से जीत नहीं हो सकती, धर्म के नाम पे जीत लेनी पड़ेगी। ये तो आपकी आपने घोषणा पत्र में धर्म का नाम लेके लिखा कि हम कैथोलिक मान्यता के अनुसार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पब्लिक के पास चलना पड़ेगा, पब्लिक के पास जाना पड़ेगा। मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे पता आपके पास बहुत सारे सवाल है, लेकिन सलीम साहब को चैट करना चाह रहे थे। मेरे पास आखिरी 5 मिनट है। सलीम साहब 30 सेकंड। मैं बस ये बोलना चाहूंगा, देखिए सेक्युलरिज्म का आपने जो सवाल पूछा, पॉइंट ये है कि मुद्दा जो है अब सेक्युलरिज्म के साथ साथ विकास का भी होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट हम लोग, हम कह रहे हैं सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म एक पर्टिकुलर धर्म की बात करना नहीं, बिल्कुल नहीं अमित जी। सेक्युलरिज्म क्या है कि सारी सोसाइटी मिलजुल के विकास की ओर बढ़े। और हम क्या कह रहे हैं, क्या आपको लगता है अगर आप 287 करोड़ रुपए शमशान के लिए देंगे और 400 करोड़ रुपए कब्रिस्तान के लिए देंगे, तो कैसे ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से मैं बताना चाहूंगा, तुष्टिकरण नहीं है। कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री वॉल, मुआवजा एक ही समुदाय को देंगे, कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। देखिए कब्रिस्तान का बार बार जिक्र कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगों की भी बात हुई। मुजफ्फरनगर दंगों में तो अखिलेश जी को जस्टिस हाई कमीशन की रिपोर्ट तो आ गई, उसके सामने उसकी बात कर लीजिए सुधांशु जी। अखिलेश जी को तो क्लीन चिट दी गई। जी। और मैं एक चीज पॉइंट बोलूं, एक लास्ट पॉइंट मौलाना रिश्ती को आने दीजिए, फिर पब्लिक के 2 सवाल। ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए एक घर तो ऐसा होता है जिसमें 10 बच्चे होते हैं, एक घर ऐसा है जिसमें 2 बच्चे हैं, तो खर्च तो दोनों को बराबर नहीं मिलेगा। कब्रिस्तान है 20 बीघे का, शमशान घाट है 1 बीघे का, तो उसको बराबर कैसे दे देंगे आप? ये भी तो सोचिए ना, ये सांप्रदायिकता कहां से आ गई? ये तो इन लोगों ने पैदा कर दिया जो कहते हैं कि मुसलमान के 2 स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, वो पैदा कर रहे हैं कब्रिस्तान को, वो बना रहे हैं इसको कम्युनल मुद्दा। ये मुद्दा नहीं है जी, उन्होंने तो विकास के लिए दिया है। आपकी बात कब्रिस्तान की बाउंड्री हो जाए तो इसमें बुराई कौन सी है? कोई हिंदू लड़का कहता है नहीं होनी चाहिए, मुझे बताइए, पब्लिक बैठी है, कोई नहीं चाहेगा कि कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। ओके, जवाब सुधांशु द्विवेदी। जवाब यदि बसपा का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं बसपा का नहीं कर रहा हूं, चलिए बसपा को नहीं नौजवानों का कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों का एक नारा था। मुलायम सिंह जी कहते थे 85% बनाम 15%, समाजवाद की बात करते थे। और बसपा का नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अब पलट गया, अब 85 और 15 में मामला अलग। यानी जब विकास के लिए कुछ देना हो तो वो आंकड़ा पलट जाएगा, और जब कुछ और करना हो तो आखिरी पब्लिक के 2 सवाल, आखिरी पब्लिक के 2 सवाल। मोहब्बत की राजनीति कर लो, नफरत को छोड़ दो। बच्ची ने बहुत अच्छी बात कही।
एक देखिए क्या किससे सवाल है, और छोटा सवाल रखिएगा 10 सेकंड। बसपा से मेरा सवाल है सर, आप मुझे ये बताइए, जो मऊ से मुख्तार अंसारी जी आए हैं, तो क्या एक गुंडा राज हमारे देश को चलाएगा? ये आपका मुख्तार अंसारी के ऊपर सवाल है, ठीक है। आप और किसका सवाल था, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सुधांशु जी ऐसे सवाल है कि अगर आपकी 2017 में बीजेपी सरकार बनती तो अब युवाओं के लिए क्या करेंगे? जवाब अब ये प्रोग्रेसिव सवाल आया है। 2017 में अगर बीजेपी आ जाती है उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छा, तो क्या हमारे घोषणा पत्र में चीजें हैं, स्किल डेवलपमेंट से लेके हम उनको रोजगार सृजन करने से लेके हमने जितने प्रकार के शिक्षण संस्थाएं बनाए। और एक और बात है, हम कह नहीं रहे भाई, आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, जहां हमें लंबे समय शासन करने का मौका मिला, देख लीजिए विकास के इंडेक्स में कौन देश कहां, प्रदेश कहां खड़ा हुआ है। घोटाला भूल गए। और भाई व्यापक घोटाले की बात जहां आप करते हैं, तो मैं एक बात याद दिलाऊं, देखिए उत्तर प्रदेश में युवाओं की स्थिति देखिए, 300 नौकरियां निकली चतुर्थ श्रेणी की, अप्लाई किया 23 लाख लोगों ने, जिसमें बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पीएचडी और इंजीनियरिंग में थे। ये काम किया है, ये काम बोल रहा है 5 साल के बाद युवाओं के लिए। जी इतनी रोजगार नहीं दी जितनी बेरोजगारी नोटबंदी ने कर दी है। किस देश में बैठे हैं आप? अब राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, ना तो हिंदू मुसलमान, ना कांग्रेस और भाजपा, उन्होंने कहा पिछले 7 वर्ष में पहली बार हुआ इतनी बेरोजगारी बढ़ी। अच्छा एक आखिरी सवाल वाइड अप करेंगे। आजम खान जी ने बोला है कि बेरोजगारी है तो बच्चे होंगे, आप नोटबंदी के ऊपर बोले बेरोजगारी बढ़ा दी गई है, अब सलीम तो साहब बच्चे जवाब जब होंगे तो बेरोजगारी तो और ज्यादा बढ़ेगी। जवाब दे दीजिए। आजम खान तो आपके बड़े नेता है, वो कहते हैं कि अब मुसलमानों में बेरोजगारी है इसलिए बच्चे ज्यादा पैदा हो जाते हैं। नहीं देखिए, बोला है देखिए मैं बताता हूँ, बच्चे करने से बेरोजगारी मैं आपको आगे बताऊं, फ्यूचर में और बढ़ेगी। मैं आपको बताता हूँ, अमित जी सवाल सुन लीजिए। देखिए बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है बार बार, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आजम खान का सवाल है। नहीं बेरोजगारी पे, मगर बेरोजगारी पे ना अमित जी, जवाब दे दीजिए। बेरोजगारी पे ये है कि देखिए हम लोगों ने HCL टेक्नोलॉजी के साथ IT हब खड़ी कर दी लखनऊ में, आप सबके साथ वहां पे सब जुड़ जाएंगे और नौकरी और पैदा होंगी। 2017 भाषण कुछ और दे। नहीं सुन लीजिए। अरे बेरोजगारी का सवाल था, जवाब नहीं हुआ ये। नहीं बेरोजगारी का सवाल था, बेरोजगारी का सवाल था। मैं इस डिबेट को यही वाइंड अप करता हूं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आप तमाम लोगों का शुक्रिया, सुधांशु त्रिवेदी, जयवीर शेरगिल, सलीम साहब, मौलाना साहब, आप तमाम लोग हमारे साथ स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जनता जनार्दन सब देख रही है और इस बार वोट भी मजबूती के साथ करेगी। आप देखते रहिए सबसे बड़ी टक्कर, सबसे बड़े दंगल में। नमस्कार।